हेलो दोस्तों, क्लास सिक्स्थ की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसका चैप्टर 1 वीडियो अपलोड कर दिया है। ये चैप्टर 2 का वीडियो है। इसमें हम वनडे एग्ज़ाम और जो स्टेटमेंट बेस्ड एग्ज़ाम रहते हैं, जैसे यूपी पीसीएस, यूपीएससी वगैरह, उसमें उसके हिसाब से हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से फैक्ट्स हमें याद करने हैं। जैसे मैंने बताया था कि इसमें एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सी बुक है। तो इसमें कुछ जो फैक्ट्स मिलते हैं उसको हमें जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे ही उसमें हमें नोट्स बनाकर और उसको याद करना है। बस इतना ही हमें इस बुक से करना है। हाँ, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर की तरह इसमें ये ऊपर स्टोरी है तुषार की रेल यात्रा, इससे हमें कुछ नहीं करना है। आरंभिक मानव यहाँ से स्टार्ट है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख पहले रहा करते थे। तो 20 लाख जो सॉरी हाँ 20 लाख साल पहले रहा करते थे, उन्हें क्या कहते हैं? आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये फैक्ट बार बार आएगा। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जो आखेटिक खाद्य संग्राहक थे तो क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। जंगली जानवरों का शिकार करते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जो है भोजन के अत्यधिक महत्वपूर्ण वो थे स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़ियाँ या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर है आगे आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो इसमें कोई फैक्ट नहीं बन रहा इस पैराग्राफ में। इसका दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। कोई फैक्ट नहीं बन रहा। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। कोई फैक्ट नहीं बन रहा इसमें। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। तो 20 साल पहले यात्रा कैसी करते थे? पैदल यात्रा करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था।
तो यहाँ जो पत्थर से बने औजार के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। ये औजार जो हैं ये पत्थर से बने प्राचीनतम औजार हैं और इन्हें कई हज़ार साल बाद बनाया गया और इन्हें और बाद में इसमें जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये पत्थर से बने जो है प्राचीनतम, इस तरह के सबसे पहले इस तरह के तैयार, ये नुकीले वगैरह नहीं होते थे ऐसे। उसके बाद इन्हें कई हज़ार साल बाद बनाया गया, फिर इस तरह के हथियार बने और उसके बाद में फिर इन्हें इसका और परिष्कृत रूप इसका ये है, ये इसको इन्हें जो है लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया और जो है और ये गुटिका प्राकृतिक पत्थर हैं ये, तो ये कोई फैक्ट नहीं है। इसके बाद है इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की छाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले वगैरह इसमें जो है ये पढ़ चुके हम। और उसके बाद यहाँ है रहने की जगह निर्धारित करना। अब इसमें यहाँ पर ये मैप दिया हुआ है, ये मैप इम्पोर्टेंट है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं और इसकी जगह पर और भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है गिने चुने स्थानीय जो चिन्हित किए गए हैं, इनमें से जो है कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते थे। कई या ज़्यादातर जो है नदी और उसके झीलों के किनारे ही पाए जाते थे उस टाइम पर। तो इसके इन प्लेसेस की हमें लिस्ट बनाकर इसको जो है याद करना है। ये नहीं सोचना है कि ये कंप्लीट नहीं है या फिर उसमें जैसे मिल रहे हैं इसको वैसे ही नोट्स बनाकर, क्योंकि NCERT में से ही ज़्यादातर जो टर्म्स हैं, प्लेसेस हैं, इस तरह की चीज़ें कॉपी करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं और फिर टाइम भी वेस्ट होता है उनको कंबाइन करने के लिए। जब याद करेंगे तो एक साथ कंबाइन हो ही जाएगा सारे NCERTs का। और कई बार फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्लास 6 में है लेकिन क्लास 11th में और जो है बड़ी किताबों में नहीं है, तो इसको हमें लिस्ट बनाकर ज़रूर ही याद करना है क्योंकि इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है, यहाँ पर तो पुरा पाषाणिक है तो इसमें कौन कौन से प्लेसेस दिए हुए हैं, जैसे इसमें हुसंगी दिया हुआ है, कुरनूल की गुफाएं दी हुई हैं। अब ये कौन सी प्लेसेस पर है इसको जो है गूगल करके इसके सामने हमें लिख भी लेना है कि जैसे हुसंगी कौन सी जगह पर है, कुरनूल गुफाएं हुसंगी जैसे कर्नाटक है, कुरनूल गुफाएं जैसे आंध्र प्रदेश है, और इस तरह से चीज़ों को हमें जो है इसमें लिख रहे हैं। ऐसे नवपाषाणपुरा स्थल है, ये बॉक्सेस ब्लू बॉक्सेस वाले, ऐसे मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, ये दाऊजी हेंडिंग है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले, मैचिंग में आ जाते हैं और वैसे भी आ जाते हैं लिखने के लिए कि इनमें से कौन से, उसमें UPSC में भी स्टेटमेंट दिए हुए रहते हैं कि इनमें से कौन से किस टाइम के, ऐसा सोका का पूछ लिया, सोका का तो इम्पोर्टेंट हर बार ही पूछते हैं। इसी तरह से इसमें इनमें से भी पूछ लेते हैं, इनमें से भी पहले कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इन्हें हमें लिखना है। अच्छा, इनकी डिटेल्स ऐसे लिखने की बहुत ज़्यादा ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं लिखते तो हमें इनके प्लेसेस तो याद कर ही लेने हैं, मैचिंग वगैरह में आ जाते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत मजबूत थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते हैं उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। अच्छा, उद्योग स्थल किसको बोलते थे? जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उसको उद्योग स्थल बोलते थे। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल जो है कहते हैं। अब इसमें भीमबेटका के बारे में लिखा हुआ है, आधुनिक मध्य प्रदेश में। अच्छा, यहाँ इस तरह से क्वेश्चन आजकल UPSC पूछने लग गए हैं कि ये जो प्लेस है ये किस जगह पर है। जो तो ये भीमबेटका, इस तरह की चीज़ें जब भी मिलती हैं तो हमें क्या करना है, प्लेसेस पे भी हमें फोकस करना है क्योंकि 2-3 साल से इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछने लग गए। तो भीमबेटका कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश में है। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं। अच्छा, ये तो हो ही जाएगा, इनमें गुफा कंदरा जैसे वे स्थल होते हैं वगैरह वगैरह। तो आवासीय मतलब रहने के लिए है। ऐसी प्राकृतिक गुफाएँ जो है विंध्य दक्कन के पर्वतीय इलाकों में भी मिलती हैं जो है नर्मदा घाटी के पास है। तो अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था कि नर्मदा घाटी में जो है सबसे पहले वो हमें वो उसके दक्षिण में चावल उगाने का मिला है। उसमें जो प्रारंभिक आवास के स्थल में नर्मदा घाटी से मिले, तो प्रारंभिक आवास स्थल नर्मदा घाटी से मिले तो प्राकृतिक गुफा दक्कन के पर्वतीय इलाके वगैरह भी उसमें मिले होंगे। तो ये कॉमन सेंस भी है और यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है दिया भी हुआ है। प्राकृतिक गुफाएँ यहाँ पे जो है नर्मदा घाटी के पास में ये मिली हैं।
उसके बाद आगे यहाँ पर ये पुरा स्थल के बारे में दिया हुआ है। अभी पुरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। ये ज़मीन के ऊपर या अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पुरा स्थल है तो ज़मीन के ऊपर भी है। ये तो बहुत कॉमन फैक्ट है, बट फिर भी एग्ज़ाम में आता है तो दिमाग घास चरने चला जाता है। तो यहाँ ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो पत्थर से पत्थर का टकराना चाहिए। इसमें पाषाण औजारों का निर्माण, तो पाषाण उपकरणों को प्रायः 2 तरीक़ों से बनाया जाता है। जैसे पत्थर से पत्थर को टकरा कर, ये तो बचपन में भी पढ़ा था, किताब भी बचपन की है, दोबारा पढ़ लेते हैं। पत्थर से पत्थर को टकराना यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे हाथ में लिया जाता था और एक हाथ से पत्थर वगैरह, ये सारी वही चीज़ है। तो और दूसरा तरीका है दबाव शल्क तकनीकी। इसमें क्या है, इसमें क्रोड को एक स्थिर जगह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं। ऐसे शल्क निकाले, इससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। सेम वो तकनीक है जैसे जिसमें जो है, इसमें क्या करना है कि जैसे क्रोड है कोई भी, तो उसको टिका कर फिर उस पर शल्क मतलब जैसे छाल जैसा ऐसे निकाल के उसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकाल कर अपना जैसा भी शेप उसका चाहिए उसको। अभी उसमें यहाँ पर ये कुरनूल गुफा के बारे में फैक्ट है। यहाँ ये तो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये कुरनूल गुफा यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, हर जगह ही। यहाँ कुरनूल गुफा में क्या मिला है, राख के अवशेष। तो राख के अवशेष किधर मिले हैं, ये क्वेश्चन रहता है। कुरनूल गुफा, इसका मतलब क्या है कि आरंभिक लोग जो है आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला चीज़ ना, ये वाला, ये अभी जो हमने अंडरलाइन किया। तो इसमें इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। उसके बाद बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए। उसके बाद में जो है ये कई घास वाले मैदान बने, जैसे हिरण वगैरह, तो और जानवर की संख्या बढ़ी जो इन घासों पर डिपेंड थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे और इनके खाने पीने की आदत और ये प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचते हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, तो मछली भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 12,000 साल पहले लगभग जो है ये गर्मी, तो इसमें ये एक ही फैक्ट हो जाता है कि हिमकाल के बाद में जब जो टाइम आया जिसमें गर्मी बढ़ने लगी, तो उसके बाद से फिर घास के मैदान बने हैं। और ये एक नॉलेज के लिए है और इससे मिलते जुलते फैक्ट कभी कभार बन जाते हैं, वैसे नहीं बने हैं अभी तक, लेकिन अगर बन जाए तो चांस रहता है। तो ये तो मछली भी इनका जो है महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी भोजन का। इसी दौरान महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। इसको हम बाद में आके पढ़ते हैं। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसको पढ़ लेते हैं। इस काल में हम पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। पुरा पाषाण काल मतलब पाषाण मतलब पुरा पाषाण काल, प्राचीन, इसका नाम का वही मतलब है कि जिसमें जो है पत्थर वगैरह के जो औजार इसमें होंगे। तो पुरा पाषाण काल का ये समय दिया हुआ है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के दौरान। और इसको भी पुरा पाषाण काल को भी, इसमें भी आरंभिक है, मध्य है, उत्तर पुरा पाषाण काल। अच्छा, इसका जो विभाजन है, ये आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण युग। तो ये एक तो उसमें जो एंशिएंट हिस्ट्री है, तो उसमें इसके जो कुछ फैक्ट्स जो है काम आएंगे, वो मतलब आते ही हैं ज़्यादातर। वैसे तो हड़प्पा से क्वेश्चंस आने स्टार्ट होते हैं ज़्यादातर, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर इस डिवीज़न से बनते हैं वो आर्ट एंड कल्चर से बनते हैं। जैसे चित्रकला स्टार्ट का से अभी उसमें भी क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन इसी पर आधारित था। जैसे वो कौन सी गुफाएं थी उसको सबसे पहले खोजा था, वो मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं, तो वो वाकड़कर करके आंसर था। तो वो भी जो है इसी में आता है इस तरह से। तो ये डिवीज़न, तो
देखेंगे आगे की एनसीईआरटी में। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो डिवीज़न किए हुए हैं तो इसको हमें पढ़ने के लिए जो चीज़ें आसान हो जाती हैं और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसलिए हमें इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, ये हमने देख लिया है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल से के दौरान घटित हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो हमें पर्यावरण में जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं, देखो एक यहाँ पे एक इफेक्ट बन गया है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उसे मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो पर्यावरणीय बदलाव हमें किस काल से देखने को मिले हैं? मध्य पाषाण युग से। इसका समय कितना है? तो ये फैक्ट यूपीएससी में तो ऐसे नहीं पूछा जाता और ना ही यूपीपीसीएस में इस तरह का फैक्ट पूछा जाता है, लेकिन ठीक है हम इसको अंडरलाइन कर ले रहे हैं। इस काल के पाषाण औजार, हाँ ये वाला फैक्ट देखो पूछा जाता है। इस काल के जो पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तो प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते थे और साथ ही साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। तो जो पीछे वाली चीज़ें वो तो आगे चलती ही रहती हैं, लेकिन जो नई चीज़ें आती हैं उन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये यहाँ पर ये फैक्ट बन गया है। उसके बाद में अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले शुरू होती है। अब इसको हम नवपाषाण काल कहते हैं। अभी नवपाषाण काल के बारे में तो ज़्यादातर हमें ध्यान भी रहते हैं फैक्ट्स जो हमने बचपन में पढ़े होते हैं, तो हमें आगे भी हम उसको पढ़ेंगे तो जैसे जैसे उसमें ध्यान आएगा। कई सारी चीज़ें इसमें यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो क्वेश्चंस भी यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। जैसे कई सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं, इसमें चीज़ें शुरू हुई थी, तो देखेंगे आगे इसमें यहाँ पर। फिर आगे तो इसमें यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं है इस तरह से। फिर हाँ यहाँ से हमें स्टार्ट करना है शैल चित्रकला। तो शैल चित्रकला के बारे में इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, वो एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर है उसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है 11th क्लास की, उसको भी हम देखेंगे। जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण से मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। जैसे अभी मैंने बोला भी था, यहाँ पे ये मध्य प्रदेश का उदाहरण लिया था। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये कौन क्या करता था इसके बारे में है, हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार और फल मूल का संग्रह करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चले महिलाएं शिकार करती हैं या पुरुष करती थी, या पुरुष औजार बनाते थे या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी, या इसमें पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थीं और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये होसंगी, ये ऊपर जो उसमें दिया था मैंने उसको बोला था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें इसके बारे में है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिलते हैं। यहाँ पर कई पुरास्थल मिलते हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कई छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण इसमें जो है सॉरी ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार जो है चूना पत्थर से बनाए जाते थे। तो इसमें होसंगी के बारे में ज़्यादा कुछ दिया तो नहीं है, और आगे भी बुक्स में इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। तो इसका हमें क्या देखना है कि इसमें हमें पुरापाषाण युग के कुछ पुरास्थल मिले थे, कई प्रकार के यहाँ पर औजार मिले हैं। ये जो है ये जो प्लेसेस हैं, ये जो आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। और यहाँ पर जो है छोटे पुरास्थलों में भी औजार बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, वो अदर प्लेसेस का है। अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे। तो इस ज़्यादा कुछ इसमें फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हमें जो है पढ़ लेना है, क्योंकि स्टेटमेंट जब हमें आंसर देने होते हैं तो स्टेटमेंट बेस्ड, तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं अगर डायरेक्ट नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन अगर रिलेटेड हों एक दूसरे से, कई बार रिवीजन करते हैं तो जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हमें जो है ध्यान रखनी होती हैं। चलो, चैप्टर 2 ख़त्म हो गया है। इसमें जो अंडरलाइन की हुई चीज़ें हैं उसको हमें लिखकर याद करना है। और दूसरा इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इसको फिर से बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है, इसको हमें करना है। इसमें ये प्लेसेस हैं जो
और इसको जो है थोड़ा इसमें डिटेल में भी पूछ लेते हैं, ऐसे बुर्ज होम इसमें जो है और यहाँ पर ये भीमबेटका, जैसे अभी मैंने गुफा के बारे में बोला है ना, और ये सब ये मैचिंग में भी आ जाते हैं। चिरांद है और ये इस तरह की ये जो जितने भी ये हैं कुरनूल गुफाएं हैं, ये हल्लूर है, ये इम्पोर्टेंट हैं, ये नाम गाँव, तो इन्हें डिटेल में तो हो ही जाएगा। सारे प्लेसेस तो डिटेल में नोट्स वगैरह में नहीं मिलते, और लिख लेना डिटेल में थोड़ा, गूगल से हो जाएगा। ऐसे इसको लिस्ट बना लेना है पूरा, जैसे पूरा पाषाणिकपुरा स्थल इनमें से कौन कौन से हैं, तो ऐसे हेडिंग डाल कर पूरा पाषाणिकपुरा स्थल जो है वो लिख लो। 2-3 ही है, 2-3 ही लिख लो। पिंड ऑफ पाषाणिकपुरा स्थल वो है, छोटा सा 1 पेज में नोट्स बन जाएंगे, रिवीजन एक काम में आएंगे। ऐसे की ऐसी कॉपी करके पूछ लेते हैं, इसलिए ज़रूरी है। चलो ठीक है, फिर सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब थर्ड चैप्टर कल अपलोड करूँगी मैं। थैंक यू।